आज की वीडियो में हम 2018 में पूछे गए मैथमेटिक्स के पेपर को सॉल्व करेंगे और इसे समझेंगे कि किस तरीके से उन सवालों को आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ पिछले वीडियो पे हमारे 7 लाइक प्राप्त हुए थे, तो इस बार उम्मीद करता हूं कि आपके तरफ से कम 10 लाइक प्राप्त होंगे। सिर्फ 10 लाइक की मैं आपसे डिमांड कर रहा हूं। देखें तो वीडियो को जरूर लाइक करें, सिर्फ 10 लाइक और कुछ ज्यादा नहीं, इतना तो ऐसे ही हो जाएगा। 10 लाइक के साथ हम शुरू करते हैं। इस पेपर का हमारा पहला सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। वो कहता है, एक क्वेश्चन है x² - 2kx - 6 = 0 और इसका एक √3 दिया हुआ है और बोल रहा है k का वैल्यू निकाल दे। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ x का वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, k का वैल्यू आ जाएगा। तो रखते हैं हम। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, 2kx है यानी 2 इंटू k इंटू x का वैल्यू 3 है 3 और -6 = 0। ये हो गया आपका 3 × 9 -3 दूनी 6 के -6 = 0। 9 में से 6 जाएगा, हो जाएगा 3 - 6k = 0। 6k के उधर ले जाएंगे तो 6k बराबर हो गया 3, इसलिए k बराबर हो गया 3/6 यानी कि 1/2। ये आपका k का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। एक बार फिर मैं अपनी बातें रिपीट करूंगा। एग्जाम में जो है, जो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है वो आप पहले बनाइएगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी इतने जा रहे हैं, 2 के भी इतने ही जाते हैं। इतना ही मेहनत करके पहले 2 नंबर लेना है, तब 1 नंबर लेना है। ऑब्जेक्टिव हो तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाना है, जिसमें बिना कोई कैलकुलेशन किए आंसर मारना हो, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स अगर है तो पहले बनाना है। और उसके बाद जो सबसे बड़े नंबर के क्वेश्चन है, 4 नंबर 3 नंबर, उनको पहले बनाना है। चलते हैं 2 नंबर पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको HCF निकालने का रहा है, सबसे छोटे प्राइम नंबर और सबसे छोटे कंपोजिट नंबर का। तो अगर हम चलते हैं काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 7 ये काउंटिंग में, तो 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, इसको हटा देते हैं। तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है और 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। दोनों का HCF निकालना है। तो दोनों का HCF जो है, देखिए 2 और 4 दोनों 2 से कटता है, तो इसका HCF जो है 2 आएगा। 2 से या 2 भी डिवाइड होगा, 4 भी डिवाइड होगा और 2 कोई डिजिट आपको मिलेगा नहीं, तो ये आराम से बनने वाला है, सिर्फ मुंह जवानी बनने वाला। तो इसका आंसर 2 होगा। अब अगले पर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपको PXY का दूरी ओरिजिन से निकालने का रहा है। तो ये आपको फॉर्मूला ही है कि XY जो है उसका दूरी ओरिजिन से √x² + y² होता है। ये आपको थ्योरम ही है जो आपको याद रखना है कि XY का डिस्टेंस ओरिजिन से √x² + y² होता है। 4 नंबर क्वेश्चन आपका प्रोग्रेशन से है। इसमें आपका कॉमन डिफरेंस -4 दिया हुआ है और A7 का वैल्यू 4 दिया है। कह रहा है आपको फर्स्ट टर्म निकालना। तो A7 है, AN का जो फॉर्मूला होता है उसमें रखेंगे। AN बराबर होता है A + n - 1 × D। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसी में A7 है, तो A7 का मतलब हो गया आपका A + 7 - 1 × D। ये आ जाएगा इससे कन्वर्ट होके। अब इसमें A7 का वैल्यू 4 है, यहाँ 4 रख दिए। A का वैल्यू निकालना है, +7 में से 1 गया 6 और D का वैल्यू -4 है, इसको रख दिए। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो ये हो गया 4 = A - 6 × 24 और 24 इधर लाएंगे तो A बराबर हो जाएगा 24 और 4 28, यानी फर्स्ट टर्म हमारा 28 होगा। 4 नंबर का सॉल्यूशन हुआ। 5 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल जो है ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर उससे है। यहाँ cos² 67 और sin² 23 डिग्री है, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ एक चीज देखिए, 67 और 23 इन दोनों को आप अगर ऐड कीजिएगा तो आपको 90 आएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है cos 90 - θ = sin θ, इसी चीज का हमको यूज करना है। cos 90 - θ करिए या दूसरा sin 90 - θ = cos θ।
जो यूज करना चाहे वो यूज कर सकते हैं। इसको अगर यूज करिएगा तो ये कन्वर्ट होगा, और इसको अगर यूज कीजिएगा तो ये कन्वर्ट होगा। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जिसको भी कन्वर्ट करें तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको इसके अनुसार कन्वर्ट करते हैं। तो इसके अनुसार कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ देखिए 23 को लिख सकते हैं 90 माइनस 67। 90 में से 67 जाएगा तो 23 आएगा, यानी साइन 90 माइनस 67 इसको लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा आपका cos 67। ये आप समझ लीजिए। इस फॉर्मूला के आधार पे हमारे पास फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, तो 90 माइनस थीटा, थीटा के रहेगा हमने रखा 67, तो ये हो गया साइन 90 माइनस 67 बराबर cos 67। ये 90 माइनस 67 जो है ये आपको 23 का वैल्यू है, यानी इसी को हमने यहाँ ये लिखा है। तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं उसी तरीका से। ये हमारा आगे चला जाएगा cos स्क्वायर 67 माइनस ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 67 और इसका होल स्क्वायर। अब ये हो गया आपको cos स्क्वायर 67 माइनस देखिए ये हो जाएगा cos 67 और उस पर स्क्वायर है तो cos स्क्वायर 67, तो ये और ये कैंसिल हो गया, बच गया 0, यानी इसका आंसर आपको आएगा 0। अब 6 नंबर पर चलते हैं। सवाल नंबर 6 हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। इसमें कह रहा है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर है, तो उसका एरिया का रेशियो निकालना है। ज्योमेट्री में थ्योरम है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनका एरिया का रेशियो जो है उनके साइड का रेशियो का स्क्वायर होता है, यानी कि हमारे पास होगा एरिया ट्रायंगल ABC बटा एरिया ट्रायंगल PQR बराबर उसका साइड जो लेंगे AB बटा PQ का होल स्क्वायर। इसमें कोई भी साइड ले सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें AB बटा PQ दिया हुआ है इसीलिए इसको लिखा है, नहीं तो BC बटा QR ले सकते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि AC बटा PQ इस तरीका से नहीं लेंगे। अगर यहाँ फर्स्ट और लास्ट लिए तो यहाँ भी फर्स्ट और लास्ट लेना है, यानी AC बटा लेंगे तो PR लेंगे, अगर AB लेंगे तो PQ लेंगे, अगर BC लेंगे तो QR लेंगे। इस तरीका से सिमिलरिटी या आपका कॉन्ग्रुएंट इन दोनों केसों में जिस हिसाब से यहाँ ट्रायंगल लिखा हुआ उसी हिसाब से साइड्स को लेकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इधर उधर नहीं करते हैं। तो हमारा AB बटा PQ दिया हुआ है तो AB बटा PQ लिया, ये आपका 1 बटा 3 दिया हुआ, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा 9, यानी कि 1:9 के रेशियो में आपका एरिया है दोनों ट्रायंगल का। यहाँ हमारा 1 मार्क्स के क्वेश्चन सेक्शन ए के खत्म हो गए। अब सेक्शन बी में चलते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 आपका नंबर सिस्टम से है। नंबर सिस्टम में ये एक काफी पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में आपको पूछता ही है। इसमें दिया हुआ है कि √2 इरेशनल नंबर है, यानी रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि 5 + 3√2 ये भी इरेशनल होगा, ये प्रूव करना है। तो इस तरह का जो भी प्रॉब्लम है थ्योरेटिकल प्रॉब्लम होता है, और इसको सीधा सीधा आप कैलकुलेशन करते हुए या सॉल्व करते हुए सॉल्व नहीं कर सकते। इनको सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल तरीके से ही साबित किया जा सकता है। तो थ्योरेटिकल तरीके से साबित करने का बहुत सारे मेथड हैं, जिनमें एक मेथड कंट्राडिक्शन थ्योरम भी है। कंट्राडिक्शन थ्योरम क्या है कि किसी चीज को सही साबित करने के लिए हम उसको पहले गलत मान लेते हैं, या अगर किसी चीज को गलत साबित करना है तो उसको हम पहले सही मान लेते हैं, और उसको सॉल्व करते हुए आगे स्टेप्स में जाते हैं, और किसी स्टेप्स में हम उसको दिखाते हैं कि देखिए ये यहाँ आके गड़बड़ कर रहा है। ये अगर मान लिया उसको गलत साबित करना और हमने सही माना है तो आगे ले जाके उसको दिखाएंगे कि देखिए ये सही नहीं है, अगर सही होता तो ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है इसलिए ये गलत है। यानी कंट्राडिक्शन पैदा करना होता है कि हमने जो माना है वो गलत है, हमने उल्टा मान लिया था, और इस तरीका से उसको सिद्ध किया जाता है। तो इसी तरीका से ये सिद्ध होगा। हम मान लेंगे कि लेट 5 + 3√2 इज ए रेशनल नंबर। अब जब रेशनल नंबर रहेगा ये, तो रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी होता है कि रेशनल नंबर को P/Q के रूप में हम डिनोट कर सकते हैं। यही रेशनल नंबर का डेफिनेशन है
कि एनी नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये अगर रेशनल है तो इसको भी p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इसलिए हो गया 5 प्लस 3√2 इक्वल टू p बाई क्यू वेयर q इक्वल टू नॉट 0 एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। ये दोनों जो है इंटीजर होगा, यानी p और q बिलोंग टू i। ये दोनों जो है i से बिलोंग करेगा, यानी इंटीजर होगा। ये आपको लिखना ही है। यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3√2 इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 5। ये हो जाएगा सॉल्व होके p माइनस 5q बाई क्यू, यानी 3 उधर जाएगा तो आ जाएगा √2 इक्वल टू p माइनस 5q बाई 3q। ये √2 का वैल्यू हो गया। अब देखिए p इंटीजर है, q इंटीजर है, q इंटीजर है और वो 0 नहीं है, तो ये वैल्यू जो है इंटीजर में से इंटीजर घटाएंगे तो इंटीजर बचेगा, और इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो रेशनल नंबर आएगा, यानी ये पूरा का पूरा हमारा रेशनल नंबर है। तो इसको आगे लिखेंगे, चूंकि p q बिलोंग टू i एंड q बराबर नॉट 0, इसलिए p माइनस 5q बटा 3q इज अ रेशनल नंबर। ये जो है हमारा रेशनल नंबर होगा। और रेशनल नंबर का इक्वल होता है, इरेशनल का तो होगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए √2 इज अ रेशनल नंबर। ये √2 भी हमारा रेशनल नंबर हो गया। लेकिन सवाल में हमारा दिया हुआ है कि √2 जो है इरेशनल नंबर है। यहां लिखेंगे बट √2 इज ए इरेशनल नंबर, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, यानी हमने जो माना था वो गलत है। एंड 5 प्लस 3√2 इज ए इरेशनल नंबर। हमारा 5 प्लस 3√2 जो है एक इरेशनल नंबर है, ये हमारा साबित होगा। इसी ढंग से लिखा है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं, ये पूरा आपको लिखना रटा हुआ, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा रेक्टेंगल एक बना हुआ है जिसके अंदर ये वैल्यू दिया हुआ है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, मेरा मतलब का घुमाया गया है। इसमें देखिए ये 30 सेंटीमीटर दिया है, उसके ऊपर का x प्लस वाई दिया हुआ, इधर 14 सेंटीमीटर दिया है, इसके इधर का x माइनस वाई दिया है। हम जानते हैं रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स जो है बराबर होता है। अपोजिट साइड्स के बराबर होने का मतलब हो गया क्या, x प्लस वाई बराबर आपका 30 है, और इधर अपोजिट साइड्स का मतलब हो गया x माइनस वाई बराबर 14 है। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो x से x 2x हो गया, y कट जाएगा ये, और इधर हो गया 44, यानी x बराबर हो गया 22 x का वैल्यू, और x का वैल्यू अगर इसमें रख देते हैं 22 प्लस y बराबर है 30, तो y बराबर हो गया 30 माइनस 22 इक्वल टू 8, y का वैल्यू आ गया 8। यही दोनों आपका आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज प्रोग्रेशन से है। उसमें कह रहा है कि 3 के 8 मल्टीपल्स का सम निकालो। 3 के 8 मल्टीपल्स का मतलब हुआ 3 का जो मल्टीपल 3, 6, 9 होता है। देखिए 3, 6, 9, 12 इस तरीका से 8 मल्टीपल हो जाएगा 24 तक। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये एक्चुअली 8 मल्टीपल लिखने का मतलब ये है, ये देखिए सब एपी में जा रहा है, दोनों का डिफरेंस 3 हुआ, सब डिफरेंस 3 है। और नंबर ऑफ टर्म, यानी यहाँ आपको दिया हुआ क्या क्या चीज है, ए का वैल्यू आपको 3 दिया हुआ है, डी का वैल्यू आपको भी 3 दिया हुआ है, और एन का वैल्यू आपको 8 दिया हुआ है, और S8 निकालना है आपको। S8 का मतलब हो गया, Sn का जो फॉर्मूला होता है, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। यानी S8 बराबर हो जाएगा 8/2, 2 गुना a का वैल्यू है 3 प्लस 8 माइनस 1 गुना 3। इसको सोल्व कर देंगे आपको आंसर आ जाएगा। ये 2 चौके 8 हो गया, बाहर 4 और अंदर हो गया 3 दूनी 6 और प्लस 7 21, ये 21 और 6 हो गया 27, 4 गुने
27 गुना कीजिए और आंसर आपके पास आ जाएगा। तो यही इसका सोल्व करने का प्रोसेस है। अगले पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेट से है कि एक लाइन है ए बी, ए का कोऑर्डिनेट है 2 3, बी का कोऑर्डिनेट है 6 -3 और बीच में डिवाइड कर रहा है 4m और पूछ रहा है कि किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। तो मान लेते हैं इसको कि ये रेशियो डिवाइड कर रहा है x/y में डिवाइड कर रहा है। जनरली m n में लेते हैं, लेकिन m यहाँ चूंकि दे दिया है इसलिए m तो ले नहीं सकते, तो xy में डिवाइड करता हुआ लेते हैं। लिखेंगे कि लेट p डिवाइड्स ab इन x/y। इसलिए क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो बीच वाला जो x कोऑर्डिनेट है 4 इक्वल टू क्या होगा, इस रेशियो का फर्स्ट रेशियो को इसका x कोऑर्डिनेट के साथ गुना करेंगे, यानी x इंटू 6 हो गया 6x और प्लस y सेकेंड रेशियो को इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट से गुना करेंगे तो y इंटू 2 हो गया 2y और बट्टा में हो जाएगा x प्लस y। अब इसको सॉल्व करके हमको x बटा y का वैल्यू निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 4x प्लस 4y बराबर 6x प्लस 2y। x को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 4x माइनस 6x और 4y उधर जाएगा तो 2y माइनस 4y। ये हो गया 2x माइनस में और इधर हो गया माइनस 2y। माइनस टू कट गया, यानी आगे हमारा x बराबर y, यानी कि x बटा y बराबर 1/1, 1:1, यानी ये डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये बीचों बीच काट रहा है 1:1 में। x बराबर y आने का मतलब, या x बटा y बराबर 1/1 आने का मतलब वही हुआ कि दोनों साइड बराबर है। हमारा ये मिड पॉइंट है p, उसमें लिख देंगे कि p इज आवर मिड पॉइंट। और जब मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट का थ्योरम इसको लगा देंगे कि m बराबर हो जाएगा सीधा 3 प्लस -3/2। y कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट m था, m का वैल्यू बराबर इसका y कोऑर्डिनेट प्लस इसका y कोऑर्डिनेट बटा 2। तो ये हो जाएगा आपका 3 - 3/2 इक्वल टू 0, m का वैल्यू 0। 10 नंबर हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहता है कि 2 डाइस जो है फेंका जाता है। तो 2 डाइस जब फेंकेंगे तो उन दोनों पर कुछ न कुछ नंबर आ गए। पहले डाइस पर भी 1 से 6 तक नंबर आएंगे और दूसरे डाइस पर भी 1 से 6 तक नंबर आएंगे। दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है कि अगर मान लिया पहला डाइस पर 1 आ गया तो दूसरा डाइस पर 1 नहीं आ सकता है, या पहला डाइस पर 2 आ गया तो दूसरा डाइस पर 2 नहीं आ सकता। ऐसा कुछ नहीं है, पहला डाइस पर कितनों आए, दूसरा डाइस फ्री है कि उस पर भी कितना भी आ सकता है। तो इस प्रकार से जब एक दूसरे से फ्री इवेंट रखते हैं तो नंबर ऑफ एस उन दोनों का मल्टीपल हो जाता है। यानी पहले डाइस पर भी हमें 6 इवेंट मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 आने का, यानी 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, इस तरीका से 6 इवेंट है हमारे पास। और दूसरा डाइस जो है उस पर भी 6 इवेंट है, दोनों को गुना करेंगे तो 6 × 6 यानी 36 आएगा, यानी नंबर ऑफ एस इसमें होगा 36। तो वही लिखते हैं कि हेयर नंबर ऑफ एस इक्वल टू 6 × 6 बराबर 36। जहां भी 2 इवेंट म्यूचुअली कनेक्टेड नहीं हो, यानी कि एक पर जो इवेंट आएगा उसका असर दूसरे पे ना पड़े, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ एस निकालने का आराम से तरीका है कि दोनों का इवेंट जितना उसको गुना कर दीजिए वो नंबर ऑफ एस निकल जाएगा। अब हमारे पास है पहला कि डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इवेंट मानेंगे ई बराबर गेटिंग डबलेट। डबलेट का मतलब हुआ कि दोनों पर सेम, यानी ये जो है इसका जो सेट बनेगा उसमें आएगा, जैसे पहला पे 1 आया दूसरा पर भी 1, पहला पे 2 आया दूसरा पर भी 2, पहला पे 3 आया दूसरा पर भी 3, पहला पे 4 आया दूसरा पर भी 4, पहला पे 5 आया दूसरा पर भी 5, पहला पे 6 आया दूसरा पर भी 6। ये टोटल मेंबर इस इवेंट के होंगे, यानी कि नंबर ऑफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, इस सेट में 6 मेंबर है तो नंबर ऑफ ई बराबर हो गया 6। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो पी ई
बराबर होता है नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई हमारे पास 6 आया और नंबर ऑफ एस हमारे पास 36 है। 36 यानी पीई का वैल्यू आ गया हमारे पास 1/6। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पे चलते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि गेटिंग ए सम ऑफ 10। तो इसमें मान लेते हैं कि इवेंट ये इक्वल टू हो गया गेटिंग ए सम ऑफ 10। ठीक है, सम 10। तो इसमें आपको क्या क्या मेंबर आएगा? पहला तो आएगा 4 और 6, यानी पहला पासा पे 4 आए और दूसरा पासा पे भी 6 आए। दूसरा होगा 5 और 5, इन दोनों का सम 10 होगा। और तीसरा होगा 6 और 4। ये 3 के अलावा कोई नहीं आएगा। ये 3 में ही सम जो है 10 आएगा। 4 6 आया तो पहले पे 5, दूसरे पे भी 5 आया तो पहले पे 6, दूसरे पे 4 आया तो हम जोड़ेंगे तो 6 10 आएगा। तो नंबर ऑफ ई क्या हो गया? हो गया कितना? 1 2 3 है। और नंबर ऑफ एस हमारे पास पहले से जो है 36 था, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इसमें क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस करेंगे, यानी हो गया 3/36 यानी 1/12। ये आंसर होगा। ये हमारा सेकंड का हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा, इसमें 1 से 100 तक का नंबर्स दिया हुआ है और इसमें से कोई एक नंबर उठाना है और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो है 8 से डिविजिबल आए। यानी कि हमारा यहाँ सैंपल स्पेस एस क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 1 2 3, ये करके जा रहा है 100 तक। ये एस दिया हुआ है। और इवेंट जो है, इवेंट बराबर क्या है? डिविजिबल बाई 8। डिविजिबल बाई 8 जो है 1 से 100 तक कितना है? 8 है, 16 है, 24 है। इस तरीका से अंतिम जो है 96 है। ये सारा आपको 8 से डिविजिबल वाला है। अब नंबर ऑफ ई हमें निकालना है, तो ये छोटा सा है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर ये बहुत लंबा सीक्वेंस होता है तो एपी सीरीज का जो है एन का जो फॉर्मूला होता है उससे हम एन निकाल लेते हैं। ये काउंटिंग है, 1 2 3 4 काउंटिंग करते जाइएगा, 96 तक में आपको 12 आएगा। ऐसे भी इसको डिवाइड कीजिए, अगर 96 को 8 से, तो 8 के यहाँ 8 और 2 16, ये 12। ये टोटल आपको 12 का काउंटिंग है। तो इसको सीधा काउंट करके यहाँ लिख दीजिए, उससे ज्यादा इसको करने की जरूरत नहीं है। यही लंबी अगर होती तो आपको दिखाना पड़ता, और उससे भी आसानी है कि इसको सीक्वेंस ही बनाते हैं। 8 16 8 के 32 ऐसे बढ़ाते हुए पूरा भी लिख दीजिए। जितना टाइम में आप ए एन का फॉर्मूला देख के निकालेगा उतना टाइम में इसको आप पूरा ही लिख दीजिएगा। तो इसमें उधर नहीं जाना है। एन ही बराबर हो गया 12। और यहाँ एस एन एस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये क्या है? 100 तक है, 1 से लेके 100 तक, यानी वो आपका 100 हो गया। नंबर ऑफ एस 100 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी इसका पीई इक्वल टू हो जाएगा एनी बटा एन एस, यानी हो गया 12/100। 4 या 12 और 25 चौके 100, यानी 3/25 आपका आंसर हो गया। 3/25 आपको प्रोबेबिलिटी है 8 से डिविजिबल आने की। अब आगे हमें कह रहा 8 से डिविजिबल नहीं आने की भी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी यानी नेगेटिव, यानी वो हो गया पीई डैश। और पीई डैश बराबर फॉर्मूला होता है 1 - पीई, यानी आने की जो प्रोबेबिलिटी आई थी उसमें से नहीं आने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक में से घटा देते हैं। तो 1 - 3/25 अगर करेंगे तो ये आ गया आपका 25 - 3/25, यानी आ गया आपको 22/25। ये आपको आ गया नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, यानी पीई डैश। इस तरीका से हमारा दोनों बन गया। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें 404 और 96 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो बहुत सारे मेथड है, तो एलसीएम पहले निकालने के लिए एलसीएम निकाल देते हैं। यहाँ से ये 2 से पहले लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 202 आया, और 2 चौके 8 2 8 16 48 आया।
फिर 2 से लगाएंगे तो 101 आया, और ये 2 दोनों 4 और 2 चौके 8 आया। 101 अब 2 से नहीं कटेगा, 24 कट रहा है, तो जब तक दोनों नहीं कटे नहीं लगाते, मिनिमम 2 को आपको कटना चाहिए। अब ये किससे कट रहा है, अब ये 101 प्राइम नंबर है, तो ये किसी से कटेगा नहीं, तो एलसीएम आपका हो जाएगा LCM इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 101 इंटू 24, इसको गुना करेंगे, ये आपका LCM का वैल्यू आ जाएगा। और इसके बाद HCF जो निकालना है, HCF निकालने के लिए 96 से डिवाइड कर देते हैं 404 को, ये आ जाएगा 9 चौके 36, 4 बार में लगाते हैं तो 6 चौके 24 और 9 चौके 36 और 2 38, ये आ गया 0, 38 और 2 40, 20 आया। 20 से इसको डिवाइड करते हैं 96 को, तो 2 चौके 8, 80 आया, ये 6 आ गया, ये 16 आया। फिर ये 16 जो है डिवाइड होगा 20 से, 16 एक 16, 4 आया, और फिर 16 को डिवाइड करेंगे 4 चौके 16, यानी इसका HCF आ गया 4। HCF 4 आया, डिवीजन मेथड इसको बोलते हैं। HCF हमारा 4 आया और LCM हमारा ये आ गया। अब कह रहा है प्रूव करने कि HCF इंटू LCM बराबर आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल देंगे और इसको भी गुणा करके दोनों को बराबर दिखा देंगे, यही आंसर आ जाएगा। ये सिर्फ कैलकुलेशन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है एक्सप्रेशन से है। ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2x⁴, 4 पावर का ये एक्सप्रेशन है। इसका 2 जीरो जो है 2 + √3 और 2 - √3 ये रूट से दिया हुआ है। तो कह रहा है इसका बाकी रूट से निकाले। तो इस तरह का जो भी सवाल आता है जिसमें ज्यादा पावर वाले इक्वेशन हो और उसके कुछ रूट से दिए हुए हो, तो उन कुछ रूट से जो इक्वेशन बनता है उस इक्वेशन से इसको जो है डिवाइड करना होता है। यहाँ पे हमारा गिवन रूट है अल्फा और बीटा, दो को अगर मान लेते हैं, अल्फा बराबर है 2 + √3 और बीटा बराबर है 2 - √3। तो जब जो हमें रूट्स प्राप्त हो तो उससे जो पॉलिनोमियल प्राप्त होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में ये अल्फा बीटा रख देंगे और हमारा आ जाएगा। तो ये हो गया x² प्लस ये आ गया अल्फा का वैल्यू 2 + √3 और बीटा का वैल्यू 2 - √3 x और प्लस 2 + √3 इंटू 2 - √3। सॉल्व करेंगे तो √3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x² माइनस 2 और 2 4 4x और प्लस ये देखिए प्लस b इंटू a माइनस p है तो a² - p² होगा, यानी ये हो जाएगा a² 2 का स्क्वायर और माइनस b² यानी √3 का स्क्वायर। ये आ गया आपका x² माइनस 4x और 2 दूनी 4 और में से 3 जाएगा, यानी ये +1 है। ये हमारा एक्सप्रेशन आएगा। अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ, इस एक्सप्रेशन से हमको इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है। तो इसको अब डिवाइड करेंगे हम लोग, और ये डिवाइड आपको पूरा करना ही करना है। यानी हमें डिवाइड करना है किससे, x² माइनस 4x प्लस 1 से इसको हमें डिवाइड करना है। और डिवाइड करने का रूल उम्मीद है कि आप लोग सभी को अच्छे से आता होगा। बहुत ही बेसिक चीजें हैं और ये 9-10 की चीजें नहीं है, उससे बहुत नीचे क्लास की चीजें हैं। और अगर नहीं आता है तो ध्यान से इसको देखिए। इसमें सबसे बड़े पावर वाले को हम पहले लेते हैं। तो सबसे बड़ा पावर वाला हमारे पास ये है x⁴। यहाँ हमारे पास सबसे बड़ा पावर वाला x⁴ है। x⁴ है हमारे पास, यहाँ से हमें डिवाइड करना है, और इधर है हमारा 2x⁴। देखिए इसमें कितना से गुना करेंगे कितना आएगा, तो 2x² से अगर गुना करेंगे तो 2x⁴ आएगा, यानी हमें इतना से बार में ये लगाना है। ये बस पहले और पहले को ही देख कर लगाया जाता है। जैसे डिवीजन में हम टेबल पढ़ते हैं ना,
और जो उसके एग्जैक्ट बराबर है या उससे एक स्टेप नीचे है उसे लगाते हैं। तो इसमें एकदम बराबर किया जाता है। हमारा लगाना है 2x⁴ से, ये आ गया 2x⁴ बार में। तो 2x⁴ बार में लगाए तो पहला से गुना करेंगे तो ये आएगा 2x⁴। दूसरा के साथ गुना करेंगे तो देखिए -4x है और उसको गुना करना है 2x² से, गुना करेंगे तो -8x³ आएगा। 3 पावर वाला यहाँ हमारे पास -8x³ और तीसरा है 1 को 2x² से गुना करेंगे तो +2x² ये आएगा। अब इसको घटाएंगे तो जितना चिन्ह है नीचे का वो पलट जाएगा, यानी ये माइनस प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये हमारा कट जाएगा। यहाँ देखिए ये माइनस में से प्लस जाएगा, यहाँ केवल बच जाएगा हमारा -x³। यहाँ आ जाएगा 3x² और इधर बच गया 3x - 1। ये हमारा रिमेनिंग बचा रहा। अभी देखिए यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, यानी अभी और डिवीजन लगेगा। ये डिवीजन तब तक लगेगा जब तक कि यहाँ के पावर से यहाँ का पावर कम ना हो जाए। तो देखिए पहला को मिलाएंगे, x² है मेरे पास पहला और यहाँ है -x³, यानी हमको गुना करना है -x से, तभी तो -x³ आएगा। यानी हमारा अगला स्टेप में लगेगा -x बार में, -x से गुना किया तब आएगा -x³, तो -x बार में -x को x² से गुना करेंगे तो -x³ आया, इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा +4x², इसके साथ गुना करेंगे तो आ जाएगा -x। फिर घटाएंगे तो ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया, ये प्लस आ गया, ये कट गया और यहाँ बच गया हमारा -x² और यहाँ 3, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो +4x और ये -1। देखिए अभी पहला जो है पावर सेम है तो -1 बार में अभी भी डिवीजन होगा। तो -1 बार में लगाएंगे तो -1 × x² करेंगे तो -x², ये हो जाएगा +4x और -1, यानी पूरा का पूरा ये प्लस होगा या माइनस होगा या प्लस होगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी ये 0 होगा। और कटना ही था क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी जो है फैक्टर से बनाए थे, उसका 0 से बनाए थे, तो ये कटना ही कटना था। तो हमारा क्वोशिएंट आ गया ये। अब इस क्वोशिएंट को हमें फैक्टराइज करना है, लिखेंगे वी गेट क्वोशिएंट। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2x² - x -1 को फैक्टराइज अगर हम करेंगे तो ये आएगा 2 × 2, ये हो गया 2x² - 2x +x -1, 2x कॉमन होगा x -1 और यहाँ 1 कॉमन होगा x -1, यानी आ गया हमारा x -1 × 2x + 1, ये हमारा आ गया। अब इसको इक्वेशन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इक्वेशन में कन्वर्ट होने के बाद ये आ जाएगा हमारा यहाँ 0 लिखा जाएगा, इसलिए आ जाएगा x = 1 इस पहले पार्ट से और दूसरे पार्ट से आ जाएगा x = -1/2। ये आपका बचा हुआ पार्ट का 0 हो गया। ये आपका आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट से है। इसमें कह रहा है ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें ABCD का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, जिसमें B का कोऑर्डिनेट एक वेरिएबल दे दिया और C का कोऑर्डिनेट वेरिएबल दे दिया है। B का कोऑर्डिनेट A0 दिया है और C का कोऑर्डिनेट 4B दिया है और A और B का वैल्यू आपको निकालना है। अब देखिए इस तरीका से A को अगर रखता तो इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से साइड बराबर करके निकाल लेते। ये दोनों साइड बराबर है उससे एक इक्वेशन आ जाता है, ये दोनों साइड बराबर है उससे एक इक्वेशन आ जाता है। लेकिन इसमें आपको जैसे ही कीजिएगा तो जैसे इधर साइड बराबर करेंगे A और B दोनों वेरिएबल घुस जाएगा उसमें, और इधर भी करिएगा तो इसमें A B और इसमें A वेरिएबल दोनों घुस जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से करना इसको थोड़ा सा लफड़ेदार है। तो इसको क्या करेंगे, इसका डायगोनल लेंगे, इसका AC जो है डायगोनल लेंगे, डायगोनल मान लिया O है। अब आप जानते हैं कि डायगोनल इसका
बीच में बाइसेक्ट करता है, यानी ई दोनों का मिड पॉइंट वो हुआ और ई दोनों का भी मिड पॉइंट ये हुआ। यानी इधर से इधर अगर हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो सिंगल वेरिएबल होगा और एक हमारा एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा, इधर से भी एक निकल जाएगा, दोनों को कंपेयर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए और बी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये दोनों का सम, यानी -2 + 4 बटा 2 और 1 + b बटा 2, ये आ गया। और मिड पॉइंट ऑफ बी डी अगर निकालेंगे तो बी और डी क्या होगा, 1 + a बटा 2 और 2 + 0 बटा 2, ये आएगा। अब चूंकि ये दोनों मिड पॉइंट सेम है, बोथ मिड पॉइंट आर सेम, तो दोनों मिड पॉइंट जब सेम है तो दोनों उसको बराबर कर देते हैं। तो बराबर करेंगे तो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ। देखिए यहाँ पे कंपेयरिंग इसलिए लिखे, बराबर करेंगे तो पूरा का पूरा बराबर होगा। कंपेयर करने का मतलब वो एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स से बराबर, वाई कोऑर्डिनेट को वाई से बराबर। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या है यहाँ पे, ये देखिए आपको है -2 + 4/2, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बराबर ये होगा 1 + a/2, 2 कैंसिल हो गया तो आ गया ये आपका 2 बराबर 1 + a, यानी a बराबर हो गया, इधर आएगा तो 1, a का वैल्यू 1 हो गया। दूसरा साइड है 1 + b बटा 2 और बराबर है 2 + 0 बटा 2, 2 कैंसिल हो गया, यानी 1 + b = 2, यानी b बराबर, ये 1 उधर जाएगा तो b बराबर भी 1 आ गया, a बराबर भी 1 और b बराबर भी 1 हमारे पास आया। तो इस तरीका से हमारा ए बी निकल गया। अब ए बी का वैल्यू जो है, ए बी सी डी जो पॉइंट दिया हुआ था उसमें रखेंगे तो हमारा चारों कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। उसके बाद उसका साइड से हम निकालना है। ए बी सी डी जो पॉइंट था उसको पहले लिख लेते हैं, हमारा पॉइंट आ जाएगा। अब ये हमारा जो दिया हुआ था -2 1, बी हमारा हो गया 1 और 0, ए 0 था, ए का वैल्यू 1 आया तो ए 0 हो गया। सी हमारा था 4 और बी का मतलब 1 हो गया, और डी हमारा था 1 और 2। अब हमें साइड से इसके निकालने, तो साइड जानते हैं कि एक ए बी होगा और दूसरा बी सी होगा। तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा √x1 - x2 का स्क्वायर, यानी -2 - 1 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर 1 - 0 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा √, देखिए 3 आ गया, 3 का स्क्वायर बराबर 9 और प्लस 1, यानी ये हो गया आपका √10। एक साइड आपका आ गया √10। दूसरा हम मान लेते हैं BC अगर निकालते हैं तो BC भी उसी तरीका से निकलेगा, 1 - 4 का स्क्वायर, 1 - 4 का स्क्वायर और प्लस 0 - 1 का स्क्वायर, 0 - 1 का स्क्वायर, यानी ये हो गया। देखिए 1 - 4 करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा, ये होगा आपका 3 का स्क्वायर और प्लस ये होगा 1 का स्क्वायर, यानी ये भी आपका होगा √10। दोनों ही साइड्स आपके बराबर आ रहे हैं, यानी ये पैरेललोग्राम आपका रोम्बस है, इसके चारों साइड्स ही आपके बराबर है। आगे इस सवाल पर चलते हैं। 15 का और में भी सवाल है आपका, और में क्या दिया है कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया है। क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन नहीं किया है कि ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, क्या है, तो उसको ये शेप में मैंने बनाया है और उसका चारों वर्टिसेज ये आपको दिया हुआ है और इसका एरिया निकालना है। तो चूंकि ये ना रेक्टेंगल दिया है ना कुछ दिया है, तो आप किसी पर्टिकुलर तरीका का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इसमें आपको कोई भी दो साइड मिला दीजिए, तो एक ट्रायंगल आपका ये हो गया और दूसरा ट्रायंगल आपका ये हो गया, और ट्रायंगल का एरिया के हिसाब से निकाल दीजिएगा, यानी एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। एरिया का सम करके इसका सॉल्यूशन होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू
y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये वैल्यू जो रखा था इसमें वैल्यू रख के आपको ये एरिया का भी, ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है और ये ट्रायंगल का भी एरिया निकालना है। इस ट्रायंगल में आपका हो जाएगा x1 y1 ये, x2 y2 ये, x3 y3 ये, या किसी को भी मान सकते हैं। इस तरीका से होगा। फिर सेम इसमें भी वो यही तीनों कोऑर्डिनेट को इसमें करके आपको वैल्यू कैलकुलेट करके निकालना है। सिर्फ कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए। ये तरीका मैं बता दिया हूँ कि इस तरीका से बनेगा। तो आज के वीडियो में यही मैं 15 नंबर पर लास्ट करता हूँ। 15 से आगे हम कल के वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। और याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें मैंने 10 लाइक का आपको टारगेट दिया है, उस टारगेट को जरूर पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। इससे हमें भी उत्साह मिलेगा और आपको भी अच्छे ढंग से, जैसे जैसे हमारा उत्साह बढ़ेगा, आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त होगी। धन्यवाद।